नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी हो तो इसे एक संयोग समझे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम छाया है। आज मेरा दिल ऐसे कर रहा था जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पापा के कहे शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फट रहे थे। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें उनके साथ जाना होगा। वह लोग बाहर खड़े हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं पापा की तरफ हैरानी से देख रही थी और मेरे तन बदन में इतनी आग लग रही थी जैसे खड़े खड़े मैं भस्म हो जाऊंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हरा दोगे। तुम बाप नहीं, कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है पापा। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। पापा हाथ बांधे मेरे सामने खड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और रो भी रहे थे, लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठे थे। उनको जुआ ही खेलना था तो अपनी बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आहट हुई। वो लोग बाहर खड़े थे जिन्होंने मुझे जुए में जीता था। प्रदीप, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम ही अंदर आ जाएंगे। मैंने नफरत भरी नज़रों से दरवाजे पर देखा। इतने में वह लोग अंदर आ गए और मुझे ले जाने की जिद करने लगे। मैं उन्हें लाख मना करती रही, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। पापा बस बार बार यही शब्द बोले जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा पापी बाप हूँ। फिर पापा ने मेरा हाथ उन लोगों के हाथ में दे दिया जो शक्ल सूरत से बदमाश लग रहे थे। उन्होंने हवस भरी नज़रों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे पापा रोते रोते दरवाजे पर ढेर हो गए थे। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नज़रें मुझे अपने चेहरे पर आग की तरह लग रही थी। मेरे पापा एक जुआरी थे। उन्हें जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुके थे। जो बचा था वह भी बेचने का इरादा था, लेकिन सामान बेचने की बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गए थे। मेरी मम्मी को पापा की यही आदत उनको भगवान के पास ले गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कोठे की मालकिन कांता चाची ने एक लड़के को बुलाया और कहा, शामू, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। कांता चाची बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 6-7 लड़कियाँ पहले से ही थी जो घूरती नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक बेड पर बैठ गई और रोने लगी। लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए तरस नहीं महसूस हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू का होता है, इसलिए तुम भी रोना बंद करो और सब्र से काम लो। लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था यहाँ पर क्या काम होता है और मुझे भी वही जिस्म फरोशी का धंधा करना था। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सब यही किया करती थी। कुछ ही देर हुई तो शामू फिर से आया और मेरी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच कर ले गया। मैं एक लड़की से पूछा कि उस लड़के ने मेरी फ़ोटो किस लिए खींची है, तो वो कहने लगी कि ग्राहक आएंगे तो शामू और कांता चाची उन्हें हम सब लड़कियों की तस्वीर ग्राहकों को दिखाती है। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो उसी के साथ रात रंगीन करेगा। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। इस धंधे के बारे में सोच सोचकर तो मुझे आत्महत्या के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पर यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे, इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी। रात हुई तो शामू कमरे में आया। एक लड़की का नाम बुलाया। सोनिया नाम की लड़की शामू के साथ चली गई और मैं ये सब देखकर घबराने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी शामू दोबारा आएगा और नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार मेरा ही नाम बुलाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बारी ना आए।
थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब वह आता और नाम बुलाता तो वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इस तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं घबरा रही थी। किसी गैर के मर्द की छूने की सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया तो मैंने भगवान का शुक्र किया कि उसने मेरी इज्जत लाज बचा ली और भगवान का तरफ ध्यान लगाया। घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से भी मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का टाइम था जब सामू ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो कांता चाची कमरे में आई और बड़ी भारी आवाज़ में मुझसे पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो चाची मेरे पास आई और मुझे गौर से देखने लगी और कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत में ख़रीदा है, इसलिए तबीयत खराबी के लिए बहाना ना चलेगा। तुम्हें हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोना धोना छोड़कर अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इज़्ज़तदार घराने से हूँ। चाची ने मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, यह सारी लड़कियां भी इज़्ज़तदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से सबसे खूबसूरत हो और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। शामू तुम्हें नया सूट दिलवाएगा, फिर वह दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से
तो गार्ड रखे हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी देखकर उसे कोठे पर देखकर उसकी शराफत की पोल खुल गई थी। शामू उसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैं सुन न सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था, कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की बात ना कह दे। वह मुझे जानता था कि मैं सुरेश की बेटी हूँ और मेरा बाप जुआरी है। जब आधा घंटा बीत गया और शामू मुझे बुलाने आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं शामू ने किशनलाल अंकल से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर अंकल ने क्या कहा था। अगले दिन शामू मिला तो मैंने उससे पूछ लिया। कहने लगा, तुम पूछकर क्या करोगी? और वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम इस कोठी पर कैसे पहुंची हो। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार गया है। जुआ जीतने वाले ने तुमको यहाँ बेच दिया है। रात को जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और लड़की नहीं थी, इसलिए मैं वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताई। शामू ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम, बस कुछ इंतज़ार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर रह गई। शामू की आंखों में न जाने ऐसा क्या था, उसने मुझे डरा कर ही रख दिया था। उसने ऐसा क्यों कहा कि बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो? मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे शाम की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी हैंडसम लंबे कद का नौजवान था। दिन बीतते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी तक बिल्कुल सही सलामत थी। चाची ने भी मुझे कई दिन से कुछ नहीं कहा था। मेरे दिमाग का शक बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थीं और मुझसे जानने की कोशिश कर रही थी कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने क्यों नहीं पसंद किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैंने सोचा आज पूरा कोठा घूमकर देखती हूँ, कहीं मुझे कोई रास्ता नज़र आ जाए बाहर भागने का। बरामदे में शामू और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। शामू के हाथ में मोबाइल था और वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। मैंने उस आदमी को यह कहते हुए सुना, नहीं भाई नहीं, मुझे फंसने का शौक़ नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाना। इतना कहकर वह चला गया। जब तक वहाँ पर चाची आ गई और शामू से पूछने लगी, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं? शामू ने कहा कि नहीं, चाची उसके पास पैसे कम थे और वह थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात बिताने के लिए ज़िद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। शामू के झूठ पर मैं हैरान रह गई। चाची कहने लगी, तुमने ठीक ही किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेच दूंगी तो वह उसे उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। चाची की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। ऐसा लगा कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं कमरे में लौट गई।
मैं शामू से बात करने के लिए बेचैन थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल दिया था। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन चाची शामू के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीत गई और मैं शामू से बात न कर सकी। मुझे शामू के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे क्या किसी को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन चाची अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे शामू आंगन में अकेला बैठा हुआ नज़र आया। मैं जल्दी से उसके पास गई। मुझे देखते ही शामू गई। मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया, साहिल। वह मुस्कुराया, मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, हाँ नेहा, मेरी शंभू से बात हो गई है। कांता चाची सो जाए फिर वह तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। मैं उसकी बातों को हैरानी से सुन रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वह ये सब क्या कह रहा है। मैं पूछना चाहती थी, मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकलें, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के बारे में सोचकर मेरी आत्मा कांप रही थी। करीब 1 घंटे के बाद शामू कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। उसने बताया, चाची सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है और दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम नेहा को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। शामू ने उससे बातों में लगाया और मैं अभय के साथ निकल गई। वह मुझे सीधा अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिली हो और आज़ादी में मैं सारी बात भी जानने के लिए बेताब और बेचैन थी। तभी अभय ने पूरी कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा, जिस दिन वह तुम्हें जुए में हार गया था और तुम्हें कुछ लोग ले गए थे, उसी दिन पूरी गली में तुम्हारे पापा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था और रोते रोते उन्होंने मेरे पापा को सारी बात बता दी थी। पूरी गली इकट्ठा थी, मैं भी सब सुन रहा था। तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें कहने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया था। जब तुम्हारे बारे में सब सच्चाई पता चली तो मैंने अपने पापा को उसी रात कोठे पर भेजकर तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। पापा शामू से कई बार मिले थे और उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। शामू को तुम्हारी हालत पर दया आ गई थी, इसलिए उसने तुम्हें किसी न किसी तरह कोठे पर बचा कर रखा और कहा कि मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें उसे सौंप दूंगा। आज उसे मौका मिल गया तो उसने मुझे फ़ोन कर दिया। शामू ने कांता चाची की चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब वह सुबह से पहले होश में नहीं आने वाली थी। अब तुम्हारे भागने का इल्ज़ाम शंभू पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे।
क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अभय की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैं भगवान का हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर रही थी। उन्होंने मेरी इज्जत बचाई थी और मुझे एक सच्चा जीवन साथी दिया। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि मेरी इज़्ज़त अगर सही सलामत थी तो वह अभय और उसके पापा की वजह से थी। और साथ ही मैं मन ही मन शंभू का भी बहुत धन्यवाद कर रही थी, जिसने मेरी भावनाओं को समझा। लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस था कि मैं उसे इस चीज़ का धन्यवाद भी नहीं कर पाई। मेरे साथ तो मेरे भगवान थे। सुबह होते ही मैं अभय के साथ उसके घर पर पहुंच गई। अभय ने अपने माँ बाप दोनों से मेरे बारे में पहले ही बात कर ली थी, इसलिए अभय की मम्मी भी इस बात से नाराज़ नहीं हुई। अभय की मम्मी और पापा ने मुझसे कहा कि जो जाओ अपने पापा से मिल लो, लेकिन मैं अभी तक पापा से नाराज़ थी। आज अगर अभय और उसके घर वाले मेरे साथ ना होते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अभय के पापा मेरे पापा को अपने घर ले आए। मेरे पापा मेरे सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे। पापा को देखकर मेरा दिल पिघल गया। अभय के समझाने पर मैंने पापा को माफ़ कर दिया और मैं अपने घर चली गई। एक हफ्ते बाद मेरी और अभय की बहुत ही साधारण तरीके से शादी हो गई। पापा बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और मुझसे बहुत शर्मिंदा थे। वह बार बार मुझसे माफ़ियाँ मांगते रहते थे। आखिरकार मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और मेरे पापा और हम सब अब खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से कहानी थोड़ी सी अटक गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए फिर, बाय बाय।